नमस्कार आप सबका। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष वेटर फेसबुक पेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध बजरंग बिहारी तिवारी जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज वो हमारे बीच में वो सभी जानते हैं उनको कि दलित प्रश्न पे कितनी उनकी गहन अध्ययन है, शोधपरक लेखन उन्होंने बहुत किया है, बहुत गहरा अध्ययन है उनका, कई सालों का व्यापक अध्ययन है। तो ये आज बोलेंगे सबकी मुक्ति की चाह दलित स्त्रीवाद के विषय के अंतर्गत। मैं इनका थोड़ा संक्षेप में परिचय करा देती हूँ। हालांकि बजरंग बिहारी तिवारी जी इतने सालों से लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गतिविधियों में भी लगे हुए हैं, लगातार एक्टिविस्ट भी हैं, लेखक भी हैं और हिंदी प्राध्यापन से जुड़े हुए सारे लोग जानते ही हैं, तो सब इनसे परिचित हैं। फिर भी मैं इनका परिचय सिर्फ क्या किताबों के नाम बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार फिर लोगों को पूछने भी होते हैं, तो इसलिए वो लोग इसको रेफर कर पाएंगे, तो इसलिए मैं इनकी किताबों के नाम बताना चाहूंगी। इनकी किताबें जाति और जनतंत्र, दलित उत्पीड़न पर केंद्रित, दलित साहित्य एक अंतरयात्रा, भारतीय दलित साहित्य आंदोलन और चिंतन, बांग्ला दलित साहित्य सम्यक अनुशीलन, केरल में दलित साहित्य सम्यक अनुशीलन, अभी 2020 में ही आई है, केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य, और दो इनकी अगर अंडर पब्लिकेशन है, दलित स्त्री लेखन और आंदोलन और कविता की भाव यात्रा। तो जो पुस्तक आने वाली है उसी विषय में बोल रहे हैं, उसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना कुछ मिलेगा। कथा देश में इनका 2004 से लगातार कॉलम चल रहा है दलित प्रश्न नाम से, और संपादित पुस्तकें हैं भारतीय साहित्य एक परिचय, यथास्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री से जुड़ी कहानियां, यथास्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन से जुड़ी आलोचना, कहानियां और कविताएं, 3 किताबें इनकी हैं। मैं बजरंग बिहारी तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इसके लिए वो तैयार हुए। तो मैं आपको और दर्शकों के बीच से अभी हटूंगी और आपको सुनूंगी दर्शकों के बीच जाके। नमस्कार। बहुत नमस्कार रश्मि जी, और विदुष वेटर पेज को धन्यवाद कि मुझे आने का और बात करने का मौका दिया। हमारे जो भी जुड़े हुए हैं, भाई महेश पुनीता जी का नाम देखा और भी साथी हैं, तो सबको जो हैं और जो आने में हैं सबको सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। आज का जो विषय है वो स्त्रीवाद को लेकर के है। दलित स्त्रीवाद किसे कहते हैं, इसका हुआ इन स्थितियों से टकराने से, आज उसी बातेंगे। और उसके साथ जो चीज जुड़ी हुई तो सबकी मुक्ति की मित्रों, दलित साहित्य आंदोलन को शुरू हुए 5 दशक के कुछ अधिक का ही समय हुआ है। 1960 के तक दलित साहित्य पर कार्यक्रम होने शुरू हो गए। 1958 में पहला कार्यक्रम हुआ, पहला पहली संगोष्ठी हुई थी दलित साहित्य को लेकर के, और 60 से मानिए अनवरत, और जिसमें एक नई कहें कि नया अध्याय जुड़ता है। 1972-73 में दल सामने आता है, अपने को है किस तरह से ब्लैक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी गूंज भी आप सुन सकते हैं, लेकिन इसकी जमीन और इसके मुद्दे भिन्न है। तो ने तो पूरे देश में दलित साहित्य को फैला दिया,
लगा जैसे कि भारत की जमीन इस पैंथर के आगमन की तैयारी कर रही थी। तमाम राज्यों में उसको लेके जो जो उत्साह दिखाया गया, जो दिखाई गई वो खुद थी। सब जगह पर उसकी खाएं फिर सिलसिला बहुत तेज गति के साथ चल निकला। सिर्फ इतनी बात जो है कि एक जो एक जो सोता है जिसका संबंध महाराष्ट्र से है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इंटरनेट के अलावा कोई और साधन मेरे पास सेंटिनल का वाईफाई है और दूसरा एयरटेल की भी कहें कि एयरटेल का भी हमारे पास डेटा है मोबाइल में। तो क्या अगर बात साफ ना हो तो हम जोड़े एयरटेल के साथ। सर बजरंग जी, हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं बजरंग जी? मैं और इसके अलावा समझ नहीं पा रहा हूँ कि आवाज में दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर बजरंग जी आपका अगर इस विषय में सुनिए, मैं आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एयरटेल बजरंग जी, आप मेरी आवाज सुनाई दे पड़ रही है आपको? रश्मि जी, आप ये बताइए कि क्या मामला क्या है। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही ठीक से? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि पूरा है। हाँ, फिर मैं आपको लिख के मैं आपसे ये कह रही थी मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आप इंटरनेट को मैं आपको लिख के बताती हूँ, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही करना चाहिए। हाँ, अपने उससे जोड़ता हूँ। मैं आपको लिख के बता रही हूँ। हाँ, सभी दर्शक महोदयों से मैं माफी चाहूंगी। मेरे को लगता है कि हमारा एक दो मिनट का ही हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर नेटवर्क बदलने के लिए आपको, अगर आप नेटवर्क बदलेंगे तो आप ठीक आवाज आपकी आ जाएगी। हाँ, आपकी ठीक हो रही है अभी आवाज। हाँ जी सर, आपने माइक म्यूट कर लिया है क्या? नहीं, नेटवर्क में देख रहा हूँ, अगर बदल देता हूँ। मैं नेटवर्क देख रहा हूँ। नेटवर्क जी ठीक है। हमें माइक सही है। माइक सही है। माइक तो सिर्फ नेटवर्क की दिक्कत है, माइक की नहीं। बस नेटवर्क में दिक्कत है और नेटवर्क पूरा दिखा रहा है। ये बीएसएनएल वाला मामला है। निकाल के देखो। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। मैं दूसरे से इसको जोड़ता हूँ, लेकिन जी हाँ, दूसरे वाले उससे मैं जोड़ रहा हूँ और
वो ये लिख रहे हैं, अब ठीक है, कुछ बोलिएगा अभी। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि एक बार जुड़ जाए तो फिर बात शुरू करूं। ये जो व्यवधान बीच में आता है उससे बड़ी तकलीफ हो जाती है। आप कुछ शुरू करते हैं। अच्छा, महेश का कहना है कि आवाज अब आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत आवाज तो है ठीक है, ही। ठीक है। हाँ, ठीक है, आवाज ठीक हो गई है अब। ठीक है। मैं दर्शकों और हाँ, अगर मैं बजरंग बिहारी जी और दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मुझे इनके गूगल में बहुत लेख मिल गए थे कि जब तक ये आवाज ठीक करें, मैं इनमें से एक लेख इनका पढ़ती हूँ, पर अब ये आ चुके हैं तो अब ये कंटिन्यू करेंगे। जी बजरंग जी शुरू कीजिए। माफ हाँ, कीजिए इसके लिए, जी। व्यवधान के लिए। हाँ, तो मैं व्यवधान के लिए मांगता हूँ क्षमा और अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं जो कह रहा था ये कि करीब 7 दशक हो गए, 6 दशक हो गया, 7वां चल रहा है, और दलित आंदोलन को इस जमाने में जब एक दशक में ये चीजें पुरानी पड़ जाती हैं, तो ये जो 6 दशक पूरे हुए हैं, 1970 से 60 से मानकर चलिए तो 40 साल उधर और 20 साल इधर, तो 40 और 20 60 साल तो पूरे हो गए। तो ये जो 60 वर्ष को मामला है, 50 के बाद में ये स्थिति बनने लगी थी, सन 2000 के पास, कि दलित स्त्रियों की आवाज मुखर होने लगी, लगी थी। दलित शुरू से ही रही हैं आंदोलन में, तो बड़ी संख्या में जुड़ी हुई थी। उनकी संख्या कमी है, और जब मीनाक्षी और उर्मिला पवार ने किताब तैयार की कि डॉक्टर अंबेडकर के दलित स्त्रियों की क्या भूमिका थी, और किताब मराठी में था, जब हमने तो उससे बाकी लोगों को मालूम कि कितनी बड़ी संख्या थी। लेकिन वो संख्या कम हुई, और पैंथर के जमाने में तो कोई नामचीन दलित स्त्री दिखाई नहीं पड़ती उस पैनल में, उस सूची में। ये एक बात थी, और जो उसका विकास होता है दलित आंदोलन का, और दलित साहित्य का विस्तार होता है, उसमें 2000 के आसपास एक की मूल्यांकन जैसी बात शुरू हुई, क्योंकि आधी शताब्दी हो चुकी, और जो बात रेखांकित की जानी चाहिए किसी भी बड़े आंदोलन, बड़ा आंदोलन दूसरे बड़े आंदोलन को जन्म देता है। ये चीज आप समझिए कि किसी भी आंदोलन की जब करते हैं, किसी भी परिवर्तनकामी आंदोलन की नहीं, आंदोलन पर तो मंदिर का भी आंदोलन है। जब हम किसी परिवर्तनकारी आंदोलन की जांच करते हैं, तो उसमें जांच की एक कसौटी ये है कि उस आंदोलन से दूसरा आंदोलन कौन सा से भक्ति आंदोलन से कौन सा आंदोलन निकलता है। भक्ति आंदोलन का जो
स्वर है वो सत्ता का स्वर है। पराधीनता पाप है, जाने हुए पराधीन सबको सुख नहीं। तो स्वाधीनता पराधीनता का बोध वाला आंदोलन है, और ये आई पड़ता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, उसमें परिवर्तित हो जाता है। जो लोग ये आंदोलन नहीं हुआ, उसका अवसान हो रहा है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, और वो उसकी एक बड़ी देन है। द्विवेदी ने जब भक्ति आंदोलन पर विचार किया तो कहा कि जो हमारे समय के बड़े संत कवि हैं, संत चिंतक हैं, संत हैं, वो हैं। तो वो एक परंपरा है। तुकाराम से जिस से जुड़ा है डॉक्टर अंबेडकर का, आप सब जानते हैं, तुकाराम से भी और कबीर गुरु मानते हैं। तो ये है, होता है बड़ा आंदोलन। तो इस तरह से दलित आंदोलन, साहित्य आंदोलन की बहुत सारी है, बहुत सारी देने हैं, बहुत सारे योगदान। उन योगदानों में सबसे बड़ा योगदान, हालांकि ये कहते हुए बड़ा क्या कहें, जजमेंटल हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। सबसे योगदानों में से एक, ऐसा कहना ठीक है, सेफ है। तो उसमें से एक है दलित स्त्रीवाद का जन्म। दलितवाद से, दलित आंदोलन से दलित स्त्री साहित्य आंदोलन का जन्म होता है, और ये एक बहुत बड़ी देन है स्त्रीवाद आंदोलन। आप सबका नमस्कार। व्यवधान के लिए माफी चाहती हूँ। जब तक बजरंग जी नेटवर्क बदल के जुड़ेंगे, तब तक मैं उनके एक लेख का हिस्सा पढ़ रही हूँ। मुझे भी मैसेज से बता दीजिएगा आवाज आ रही हो तो। दलित स्त्री कविता में प्रेम, ये उनके निबंध का एक लेख है, कथादेश में छपा था सितंबर 2019 में। मैं लिखना चाहती हूँ प्रेम, देश, पानी और खाना, लेकिन हमारी दुनिया में टांग दी गई है अनगिनत नंगी महिलाओं की आवाजें। हमारी दुनिया में कोठे पर बिठा दी गई लड़कियां। मैं लिखना चाहता हूं उनका इतिहास, भूगोल और संस्कृति, हमारे गांव का दक्षिण हिस्सा और प्यार। सुनीता कुमारी की कविता है ये। प्रेम कविता पे बात करना। बजरंग जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप नेटवर्क बदल के आइए, हम वेट कर रहे हैं आपका। हाँ, प्रेम कविता पर बात अंतरतम की टोह लेना है। यह रचना और सर्जक के बीच का मामला है। निजता का एहसास ही प्रेम की जमीन तैयार करता है। निजता अर्जित करनी पड़ती है। आर्थिक आधार, शैक्षिक स्तर और सामाजिक दायरे में निजता का निर्माण करते हैं। ऐसे में निजता पाने के लिए पूरे समाज आर्थिक परिवेश से अवगत होना पड़ता है। जिसके पास अपनी हवेली है, अपना कमरा है, जब मैं वाक्य पूरा कर लेती हूँ। जिसके पास अपनी हवेली है, अपना कमरा है, अपना समय है, उसकी निजता एक प्रकार होगी, और जिसके पास यह सब नहीं है
उसकी निजता भिन्न प्रकार की। मैंने बहुत थोड़ा सा एक हिस्सा पढ़ा, लेकिन इसी में इतनी काम की बात आ गई कि जो अपने लेख में इस मर्म से शुरू कर सकता है, उसकी संवेदनशीलता की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये जो कि निजता, प्रेम निजता का मामला है, और एक निजता जिसके पास संसाधन है और जिसके पास नहीं है, उसमें कितना बड़ा अंतराल हो जाता है। तो संवेदना, इसमें पुरुष की जो जेंडर संवेदना कितनी महीन है, इससे समझ आ रहा है। और नेटवर्क के, इंटरनेट के कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं, तो बाधा तो आजकल के जमाने की एकदम जैसे बोलते हैं स्थायी रिंगटोन है, तो इनसे तो हमको गुजरना ही पड़ता है। बजरंग जी, मैं आपका दोबारा स्वागत करती हूँ और आप अपनी बात जारी रखिए। तो कुछ हाँ हाँ मैं आपको आवाज बता देती हूँ एक बार, है ना? हाँ जी। हाँ, नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब ये बदला है, दूसरे कनेक्शन पर गया हूँ तो शायद आवाज सही जाए। कह भी नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले हाँ, बोलना था किसान आंदोलन पर, और मेरे पास उस दिन 4 ऑप्शन थे और चारों फेल हो गए। लगता है जैसे किसी ने लगा दिया हो जैमर कि किसान आंदोलन पर नहीं बोल सकते। तो आवाज की क्या है स्थिति, मुझे लगता है दलित स्त्रीवाद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह से मामला अभी बना नहीं है। लेकिन अगर तो अगर यहाँ दिक्कत आती हाँ, है तो कुछ कह नहीं सकता मैं। आवाज पहुंच मैं रही है? मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है सुनने लायक हैं। आपकी आवाज परफेक्ट नहीं है, लेकिन सुनने लायक है। तो आप जी, थोड़ी सी स्पीड कम रखिएगा, तो सब कुछ स्पीड सुनाई कम पड़ेगा। बस ऐसा कर, करते, हाँ हाँ, ये हाँ, क्योंकि नेटवर्क की बाधा है। तो ठीक हम अगर थोड़ा ठीक। धीरे धीरे और ऊंची आवाज में बोलेंगे तो आवाज शायद आएगी बेटर, है ना? तो आप जारी रखिए जी। हाँ हाँ, देखिए देखिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। हाँ, तो मैं एक जो बात कह रहा था, वो यह कि दलित आंदोलन ने जो समाज में योगदान किया है, उसमें एक योगदान है दलित स्त्रीवाद का आगमन, दलित स्त्रीवाद को संभव बनाना। ये दलितवाद ने किया है। दलितवाद की सीमाएं होंगी, किसी भी आंदोलन की होती हैं, लेकिन उसकी देने बहुत ऐतिहासिक है। तो उसमें एक बड़ी देन है उसकी, और उसकी क्या कहें कि उसकी उसकी क्षमताओं का ये प्रमाण है कि दलित स्त्रियां उसके भीतर से सामने आई। सामने आना कभी भी बहुत आराम का मामला नहीं होता। उससे होती है आंतरिक भी बाहरी भी। तो आंतरिक दिक्कतें भी यहाँ रही हैं, बाहरी दिक्कतें तो हैं ही। उसमें तो कोई मतलब कहने की बात नहीं है। बाहरी दिक्कतें आप लीजिए कि इतने समय बीत जाने के बाद भी किस तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं। लेकिन जो आंतरिक दिक्कतें थी वो थी, जैसे पूरा दलित पुरजोर तरीके से रेखांकित करता है, उसको हाईलाइट करता है कि उसका अनुभव विशिष्ट है, इसलिए वो उससे पहले के किसी भी खाने में मर्ज नहीं हो सकता, उसका वहां पर उसका विलय नहीं हो सकता किसी और खाने में, ना प्रगतिवाद में, ना नारीवाद में, ना किसी और में, ना राष्ट्रवाद में, उसमें किसी में जाएगा नहीं, ना गांधीवाद में। वो तो उसका अपना रहेगा, अपना रहे, वो दलितवाद के रूप में रहेगा, क्योंकि दलित अनुभव है उसमें। तो दलित अनुभव अगर हैं, तो दलित अनुभव में दलित स्त्रियों का अनुभव कहाँ है, क्या इसको पहचाना गया? मालूम होता है जो दलित स्त्रियों ने बाद में जोर देकर कहा कि उनकी के अनुभव इस दलित साहित्य में लगभग नहीं है, लगभग नहीं है, तो उन्हें खुद सामने आना होगा।
क्योंकि दलितवाद की प्रस्थापना ही यह है कि जिसे बीमारी है वो अपना दर्द बयान करेगा। तो फिर कोई दलित स्त्री को जो गैर दलित स्त्री है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, कैसे वो कोई और उसकी तरफ से बोल सकता है, कोई दूसरा उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ये चीज सामने आई तो दलित स्त्रियां आई, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि कुछ कुछ उपेक्षाएं जो हैं वो स्वाभाविक हैं, हो जाती हैं, और कुछ उपेक्षाएं डेलिबरेट होती हैं, जानबूझ करके होती हैं, और कुछ इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, थोड़ी सी अज्ञानता और थोड़ा सा जानबूझकर। अब जैसे दो कहें कि महत्वपूर्ण किताबें आई, एक शरण कुमार लिम्बाले की दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और एक ठीक इसी नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोनों में देखिए दलित स्त्री कहाँ है। शरण कुमार लिम्बाले की किताब पहले आई और रमणिका जी के साथ मिल करके उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद भी किया। हिंदी अनुवाद भी मराठी से कम नहीं चला, खूब छपा। तो अब ऐसे में ये उत्सुकता होती है कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र में स्त्रियों की आवाज दर्ज है क्या, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र विषय है। मेरे लेखे तो बड़ा दिक्कत लगी, बहुत बहुत इनकन्वीनियंट लगता है मुझे। उसमें दलित के में इसी कहें कि होने की आशंकाएं रहती। सौंदर्य शास्त्र में अगर आप तो सचेत नहीं हैं तो जिस तरह से अब तक सौंदर्य शास्त्र का विकास हुआ है उसमें स्त्री के पास एजेंसी नहीं है। उसमें स्त्री ऑब्जेक्ट है, वो एक पैसिव स्पेक्टेटर है, वो एक निष्क्रिय दृष्टा है, लेकिन उसके पास अपनी एजेंसी नहीं है। तो सौंदर्य शास्त्र में इसीलिए आप देखें कि शुरू में जितनी उत्सुकता रही और अभी तक कितनी 7, 8, 9 किताबें आ चुकी हैं सौंदर्य शास्त्र के नाम से, और उसमें उन सब में दलित स्त्री कहाँ है। लेकिन दो की मैं बात कर रहा हूं। शुरू में दो किताबें हैं दलित सौंदर्य शास्त्र को लेकर के, लिम्बाले, और ये दोनों ही पुरोधा हैं। दोनों ही पुरोधा हैं, मराठी और भारत आंदोलन के पुरोधा शरण कुमार लिम्बाले, उसके अगुआ, और हिंदी में ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि को अब सिर्फ हिंदी का कहना ठीक नहीं, जैसे प्रेमचंद को सिर्फ हिंदी का ठीक नहीं, वैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के ही नहीं है, वो हिंदी मतलब हिंदी साहित्य के भी हैं और भारतीय साहित्य के भी हस्ताक्षर हैं। तो इन दोनों लोगों ने जब लिखा तो ऐसा नहीं है शरण कुमार लिम्बाले के सामने दलित स्त्रियां थी नहीं, दलित स्त्रियां थी, और उनका लेखन भी सामने आ रहा था, उनकी सक्रियता भी सामने थी। मीनाक्षी मून थी, बेबीताई कांबले सबसे वो आती हैं, जब उन्होंने आत्मकथा, और आत्मकथा से पहले भी उनकी राइटिंग है। द प्रिजन बी ब्रोक। अब उसके बाद में ये हैं उर्मिला भवार हैं, ज्योति लांजेवार हैं। ज्योति लांजेवार से मैंने इंटरव्यू किया इस बात को लेकर के, तो वो इंटरव्यू छपा कथा देश में। उन्होंने ये बात कही कि ये ऐसा नहीं है कि हमको जानते ही नहीं थे, हमको जानते थे, सभी लोग जानते थे कि हम दलित स्त्रियां लिख रही हैं, लेकिन हमारा संज्ञान नहीं ले सकते थे।
इसलिए कि उनको लगता था कि संज्ञान लेंगे जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो दलितवाद को कमजोर न कर दे, जो आंतरिक आलोचना है उसको लेकर के सहज स्थिति नहीं है। ये उन्होंने कहा कि हमको तो जानबूझ करके हमारी अनदेखी की गई है। तो अब अनदेखी की गई है तो उसके लिए या तो बोलना छोड़ दें और या फिर जोरदार तरीके से बोले। तो जोरदार तरीके से जब बोला तो उसमें यह कहा कि फिर हमको तो अलग से ही दीजिए रास्ता, हमारा रास्ता अलग ही कर दीजिए। हम अपना रास्ता अलग कर रही हैं। पूरा कहें कि जो अम्बेडकरवाद है उसके दावे का भी सवाल, उस पर दावे का भी सवाल था। तो जब इन दोनों ने ये काम किया, मीनाक्षी मून और उर्मिला पवार ने मिल करके जब हमने इतिहास बनाया, तो जो अंबेडकर के आंदोलन में स्त्रियां थीं जिनसे वो बात कर सकती थी, जिनके मेमोयर्स ले सकती थी, सब उन्होंने इकट्ठा किया। मालूम हुआ कि उसमें संख्या बहुत ज्यादा थी, तो दावा उनका बड़ा हुआ। दलित स्त्रियों का दावा बहुत बड़ा हुआ, निर्माण में बड़ा सहायक हुआ कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर अंबेडकर जो जेंडर के मामले में सेंसिटिव हैं, जो स्त्रियों के, दलित स्त्रियों के मुद्दे को या स्त्री मात के मुद्दे को उठाने में, हम जानते हैं हिंदू कोड बिल को लेकर के किस तरह की प्रतिबद्धता उनकी थी। तो ये जेंडर के मामले में तो बहुत अपने समय के तमाम लोगों से बहुत अग्रगामी, बहुत आगे की सोच रखने वाले हैं। तो उनके साथ जो जुड़ गए, दलित स्त्रीवाद की अवधारणा जुड़ गई, आंदोलन की अवधारणा जुड़ गई, चीजें आई। जब उर्मिला पवार की आत्मकथा आई आयदान, तो उस पर तरह तरह के रिएक्शंस आए, क्योंकि आयदान में दलित पुरुषों के बारे में तो कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां भी थी। तो उस पर एक समीक्षा या टिप्पणी करते हुए शरण कुमार जी ने लिखा कि इनकी आवाज, उर्मिला पवार की आवाज दलितवाद से भिन्न क्यों है। उन्होंने कहा इसलिए कि वो स्त्रीवादियों के चक्कर में पड़ गई हैं, स्त्रीवादियों की उन्होंने संगति कर ली। जैसे स्त्रीवादी की संगति कोई कहे कि कोई फिसलन है, कोई क्या कहे, डाइवर्जन है, रास्ते से भटक जाना है, कुछ इस भाव से लिखा। कहा नहीं तो यहाँ पर दलित स्वर में, दलित आंदोलन में आपस में आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन दलित स्त्रियां कर रही हैं। और उन्होंने उर्मिला पवार को रखा कि ऐसी स्थिति में जब दलित स्त्रियां अपने घर के पुरुषों को ही आलोचना का निशाना बना रहे हैं, निश्चित ही ये स्त्रीवाद के संपर्क में है, इसलिए ये विकृति पैदा हुई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत सेंसिटिव राइटर थे, बहुत ही कहें कि चीजों को सोच समझ करके लिखने वाले रचनाकार थे। लेकिन आप देखिए पूरे दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र में जो उनकी किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, बार बार रेफर की गई किताब है, उसमें दलित स्त्री का प्रश्न या स्त्री मात्र का प्रश्न कहाँ है। 17-18 अध्याय हैं, कोई अध्याय खोजते रहिए कि कोई अध्याय दलित स्त्री पर हो। भी समस्या मामूली तो नहीं है, पैट्रियार्की की समस्या समाज में और दलित समाज में मामूली तो नहीं है, डोमेस्टिक की समस्या मामूली तो नहीं है। तो उस पर चलिए, आप नहीं अध्याय नहीं दे रहे हैं, 18 अध्याय में या 16 अध्याय में आपने कोई अध्याय नहीं दिया, तो किसी अध्याय में कोई एक पैराग्राफ ही सही, 2 पैराग्राफ ही सही, वैसे तो 1 पन्ना तो चाहिए उनको, दलित स्त्रियों को, क्योंकि इस इतिहास में जो दलितों की उपेक्षा हुई है वो तो बार बार दिखाया गया, उस पर बार बार ध्यान दिलाया गया कि इस इतिहास में हम कहाँ,
तो वो तो तर्क वहां तक भी पहुंचेगा ना, दलित स्त्रियों तक पहुंचेगा कि आपकी विवेचना में हम कहाँ हैं। कहा गया कि देखिए आपके इतने दर्जन भर से अधिक अध्यायों में हमको तो कोई एक अध्याय भी नहीं दिया गया, एक पन्ना नहीं दिया गया, पैराग्राफ नहीं दिया गया। आखिरी में जब उन्होंने मुद्दे गिनाए दलित साहित्य के मुद्दे क्या हैं, तो एक पंक्ति में, और एक पंक्ति में भी का उसमें से आधा एक लाइन उसमें आती है कि दलितवाद किसका विरोध करता है इसमें, भाषावाद लिंगवाद का विरोध। अब इस लिंगवाद को आप चाहें तो दलित स्त्रियों की पीड़ा का कॉग्निजेंस लेना समझ सकते हैं, समझ लीजिए। चाहें तो पितृसत्ता की मुखालफत की है वाल्मीकि ने, इसको समझ लीजिए। चाहें तो स्त्री की जो भिन्न अनुभव है, उसका जो भिन्न तरीके का ऑपरेशन है, उसके साथ जोड़ करके देख लीजिए। तो लिंगवाद का विरोध है दलित विमर्श में, दलित डिस्कोर्स में से, और वो भी भाषावाद के साथ जुड़ करके पूरी एक लाइन ही की होती कि लिंगवाद का विरोध, तो भी समझ में बात आती है कि चलिए एक पंक्ति तो कर दी, लेकिन वहां पर भी भाषावाद, अब भाषावाद का इसके साथ क्या संबंध है पता नहीं, बादरायण संबंध जोड़ सकते हैं, तो वो एक कहें कि एक वहां पर भी उपेक्षा दिखाई पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटीज में भी हम नहीं हैं, हम नहीं हैं तो फिर हम अलग से बोलेंगे। तो इसने इस कहें कि इस अनुभव ने, इस एहसास ने दलित स्त्रीवाद की राह प्रशस्त की, कि चूंकि उसमें ऐसी उसकी प्रायोरिटीज में हमारी अपनी प्रायोरिटी है नहीं, हमारा अपना जीवन है नहीं, तो हमको क्यों ना अलग अपनी आवाज उठाएं। वो जो अपनी आवाज उठाएं, उसमें फिर दलित स्त्रियों की आवाज सामने आने लगी और उसको रेखांकित किया जाने लगा। वो फिर तेलुगु की दलित स्त्रियों ने इस मामले में थोड़ी कहें कि आगे की भूमिका अदा की, और उन्होंने दलित स्त्रियों को लेकर के, दलित स्त्रियों का सबसे पहले भारत में वहां पर दलित स्त्रियों का इतिहास, दलित स्त्रियों की रचनात्मकता का इतिहास, वो रचनात्मकता का इतिहास उनका आया 500 तो तेलुगु दलित महिलाओं की, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले संगठित किया। मुझे जहां तक मेरा अध्ययन है, एक मेरी किताब में एक पूरा अध्याय इस पर है, और उन्होंने कहा नल्लपोदु उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हमारी अपनी परंपरा है, दलित स्त्रियों के रचनात्मकता की, प्रतिरोध की, आंदोलन की, चिंतन की अपनी परंपरा है। तो अपनी परंपरा को उन्होंने इस तरह से रेखांकित किया, 500 साल का इतिहास तैयार किया, दलित स्त्रियों की कविता का इतिहास तैयार किया, कहानी का इतिहास किया वहां पर। वही की स्वाति मार्गरेट जो तेलुगु और अंग्रेजी दोनों में लिखती रही हैं, तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जिस दलित भाषा की हम बात करते हैं, और थोड़े गदगद भाव से कि देखिए जैसे को तैसा कर दिया दलितवाद ने भी, दलित भाषा ने भी, जो मुख्य उसी तरह की भाषा में जवाब दिया। तो कहा ये जो मुख्य धारा की भाषा में जवाब देना है, वो माँ बहन करते हैं तो आप भी माँ बहन करते हैं, तो उनके माँ बहन करने में, आपके माँ बहन करने में जो अप्रष्ट है, जो दमित है, जो निशाने पर है, वो कौन है? वहां पर भी स्त्रियां हैं, यहाँ पर भी स्त्रियां हैं, तो ये तो पुरुषों की लड़ाई है। तो इस दलित भाषा से हम सहज नहीं महसूस करती। स्वाति ने बहुत, और कई लोगों ने इस बात को जोर देकर कहा, ये जो तथाकथित रफ टफ अपरिष्कृत ज्यों की त्यों गली मोहल्लों से उठाई हुई दलित भाषा है,
जो 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 जेंडर को लेकर के, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के सचेत नहीं है, उसको हम ऑन नहीं करें, उसको हम ऑन नहीं करते, हम स्त्रियां उसको अपना नहीं मानती, उस भाषा को, उस दलित भाषा को। हमारी भाषा का मामला अलग है। तो जो जो शुरू में थोड़ी अपोलोजेटिक थी, जो थोड़ी कहें कि नरम स्वर में बात कर रही थी, एक तरह से अपराध सा महसूस कर रही थी कि अद्वैतवाद से अलग होने पर ये तो ठीक नहीं है, अपना अलग कहें कि अलग से ध्वज फहराना, तो उनको बाद में वो चीज दूर होती गई। अकुंठ मन से दलित स्त्रीवाद का स्वर सामने आया। फिर वो झिझक न रही कि कहीं ऐसा तो दलित आंदोलन को नहीं, लगा कि नहीं, जितनी तरीके की आवाजें होंगी उतना ही अच्छा है। प्रगतिवाद का भी जो विकास हुआ है, अब आप संगठनों के रूप में देख लीजिए, उसमें नए नए मुद्दे जुड़ते गए हैं, नए नए रचनाकार जुड़ते गए हैं। जब कहें कि नई पीढ़ी आती है तो नए मुद्दे लेकर के आती है, अगर आप स्पेस देते हैं तो फिर विकास होता है आंदोलन का, अगर आप स्पेस रोकते हैं कि नए नए मुद्दे न जुड़े तो वहीं पर चीजें रुक जाती हैं, जहां पर कही गई वहीं पर रुक जाती है। हम देखें कि इनके आने के बाद, दलित स्त्रियों के आने के, जैसे हिंदी में जब दलित स्त्रियां सामने आई, शुरुआत जो है वो शुरुआत में कई हैं, कुसुम मेघवाल हैं, विमल थोरात हैं, रजनी तिलक, जो सचमुच की, मतलब अगर जिनसे आप कहेंगे कि दलित स्त्रीवाद बनता है हिंदी का भी, और कल को जब भारतीय दलित स्त्रीवाद का इतिहास लिखा जाएगा, जो बहुत दूर की चीज नहीं है, उसका समय है, तो का नाम आएगा और प्रमुखता से आएगा। कई कारणों से आएगा, उन कुछ कारणों की हम बात करेंगे। तो चुप हैं, नहीं बोलती हैं, तो सब कुछ ठीक है, हम बोलती हैं तो फिर लगता है परिवार न टूट जाए। तो हमारे तो बोलने पर ही महतामता की बंदिशें हैं, और ये बंदिश परिवार से बाहर वालों की लगाई हुई बंदिश नहीं। ये बात उन्होंने अपनी एक कविता पदचाप नाम से, जो उनका पहला संग्रह आया रजनी तिलक का, उसमें उसको पढ़िए, और उसमें आप पाएंगे कि दलित स्त्रीवाद के निर्माण में किस तरह की भूमिका वो संग्रह बना रहा है। रजत रानी मीनू का संग्रह बहुत बाद में आया, और उसमें उन्होंने ये बात कही, और मैं उसमें उनकी एक दो काव्य पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूँ रजत रानी मीनू की, जो अपेक्षाकृत उस तरह का स्वर नहीं है जैसा कि जैसा रजनी तिलक का, या जैसा बाकी दलित स्त्रियों का है। वो इनका जो है वो इनका स्वर कुछ भिन्न है। तो उनके यहाँ भी जो ये स्वीकार है दलित स्त्री आवाज के वैशिष्ट्य का, उसको देखिए। जागती स्त्री पर उन्होंने शीर्षक से उन्होंने जो कविता लिखी, उसमें आप देखें, 2 लाइन में पढ़ दे रहा हूं उस कविता से, कि उसका जागना घर में यथा स्थिति की नींव का हिलना है। फिर वो दूसरी एक कविता, औरत नाम से कविता उनकी है, उसमें वो कहती हैं, औरत घर है, पिता भी तो होते हैं माँ। ये उनके संग्रह का शीर्षक है। तो घर है, घर औरत में घर है, घर में औरत और घर की इस रेस में
क्या औरत का भी होता है घर? ये सामान्य स्टेटमेंट है, दोनों के लिए, दलित स्त्री के लिए भी है, गैर दलित स्त्री के लिए भी, सब पर लागू होता है। एक सामान्य कथन है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ये एक देखें कि क्या औरत का भी होता है घर? इसी को दूसरे तरीके से और कुछ ज्यादा ही चुभते हुए तरीके से, बिल्कुल नई स्वर हैं रानी कुमारी, उन्होंने अपनी एक कविता में, उनका संग्रह अभी आने का है, उसमें लिखा मेरा घर नाम से, मेरा घर आज तक समझ न पाई, आज तक समझ न पाई कि मेरा घर कौन सा है। बचपन से लेकर जवानी तक सुनती रही तुझे अगले घर जाना है, ढंग से चलाकर ठीक से बैठा कर। मेरा घर कौन सा है, ये सवाल, इस सवाल से कविता का अंत होता है कौन सा? देखें, जो जिस बात पर मैं इस चर्चा को लाना चाह रहा हूं कि जो दलित अस्मिता है उसको मजबूती देने का काम करता है दलित स्त्रीवाद। दलित स्त्री का स्वर, दलित की का आंदोलन, दलित स्त्री की के संगठन दलित अस्मिता को मजबूती देने का काम करते हैं। लेकिन जिसको दलित अस्मितावाद कहते हैं उसके सामने कुछ बड़े कड़े प्रश्न खड़े करते हैं। दलित अस्मितावाद के सामने, दलित अस्मिता को तो मजबूत करती है, दलित स्त्रियों की आवाजें, दलित स्त्रियों का लेखन, उनका आंदोलन दलित अस्मिता की तो मजबूती के लिए है, लेकिन दलित अस्मितावाद के लिए वो बहुत अनिजी है, बहुत कहें कि वाली स्थिति पैदा करता है, सवाल करता है उस तरह के जिसमें वो असहज हो जाए। अब जैसे दलित अस्मितावाद, जिस तरह मुस्लिम अस्मितावाद, हिंदू अस्मितावाद, जो अपने में ही जिनको बंद रहना है, बाहर वालों के साथ जिनको संपर्क और संवाद नहीं करना है, जब इस तरह की अस्मिताएं इस अर्थ में गोलबंद होती हैं, हिंदू अस्मिता गोलबंद हुई तो कोई हिंदू घर की लड़की बाहर वालों के साथ तो प्रेम नहीं कर सकती, कोई हिंदू घर का लड़का गैर हिंदू लड़की के साथ तो कहें कि सहजता से नहीं जीवन बिता सकता। ये अस्मितावाद, यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जो जिसको हम मूल निवासीवाद के रूप में जानते हैं, दलित अस्मितावाद का एक रूप इसमें दिखाई पड़ता है कि भाई जो रक्त की शुद्धता में यकीन करते हैं कि बाहर वालों के साथ संबंध बनेंगे, रक्त संबंध, संतानोत्पत्ति हुई तो उसको हम किस में रखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर ने लेख लिखा, जनसत्ता में 2 लेख लिखे, शरण कुमार लिम्बा लेख को लेकर के कि इनके रक्त का क्या करें, क्योंकि इसमें तो माँ दूसरे उसकी है, दूसरे ब्लड ग्रुप की है और पिता दूसरे ब्लड ग्रुप के, ऐसे बच्चे का क्या करें। तो ये जो क्या करे ना, वो जो क्लींजिंग वाला आह्वान होता है, सफाई का जो आह्वान होता है, वो बहुत मतलब उस समाज के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल है, उस समाज के निर्माण में बड़ा घातक है, जिसका सपना फुले ने देखा, सावित्रीबाई फुले ने देखा, अंबेडकर ने देखा, वो तो सपना नहीं बना रहा, उस सपने को तो तोड़ने वाला काम है। तो इसलिए दलित स्त्रियां सामने आ गई और उन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि कहें कि इस अस्मितावाद के, इस मूल निवासीवाद के हम पक्ष में नहीं, जिसमें तय कर दिया गया है कि हमको किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ शादी करनी है, कहाँ घर बसाना है, अपने में रहना है, अपने में रहना है। हम इसको स्वीकार नहीं करते।
ये एक कहें कि महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान जाना चाहिए। वो जो एक अतीत में कोई किसी स्वर्ण युग को तलाश लेना कि तब हम ऐसे थे और हमको फिर उसे रीगेन करना है, फिर से उसे हासिल करना है, उस वंश की, उस साम्राज्य की, उस एम्पायर की फिर से स्थापना करनी है, उस साम्राज्य को फिर से लाना है। अतीत में स्वर्ण युग तलाश करके उसकी तरफ मुड़ने को दलित स्त्रियां अस्वीकार करती हैं। दलित स्त्रियों का स्वर भविष्योन्मुखी है, भविष्य बेहतर होना चाहिए, वर्तमान ठीक होना है। अतीत के किसी को आदर्श नहीं बना सकते, आदर्श बनाना नहीं चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और जा रहा हूं वो ये कि जब दलितवाद आया उसको दुनिया भर से जो समर्थन मिला, और खास करके उस दलित स्वर को बड़ा समर्थन मिला जो अपने को कहे कि बिल्कुल अलग कर रहा था। हमारी मुक्ति की लड़ाई में कोई साझापन नहीं है, कोई हम डाइल्यूट नहीं कर सकते इसको। अपनी मुक्ति की लड़ाई रहेगी। हम सबके बारे में चिंता करेंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ये जिससे शुरुआत होती है तो उसको बड़ा समर्थन मिला। जो जितना मान लीजिए मुक्ति की लड़ाई एक चल रही है पहले से मार्क्सवादियों की, मतलब साहित्य में तो उनको प्रगतिवादी कहा जाता है, उनकी एक लड़ाई चल रही पहले से, सत्ता के साथ वो जूझ रहे हैं। तो मतलब सत्ता ने ऐसे दलित स्वरों को हाथों हाथ लिया जो प्रगतिवाद को अपना दुश्मन मानते थे, जो प्रगतिवाद को, जो मार्क्सवादियों को दुश्मन नंबर 1 के रूप में देखते थे, उनको ऐसी आवाजों को, पैंथर का जो विभाजन हुआ उसमें इसी बात को लेकर मामला था कि पैंथर में एक ऐसा तबका था जो कह रहा था कि दुनिया में जहां पर भी अन्याय हो रहा है वो हमारी अपनी लड़ाई है। भारत में भी जो अन्याय हो रहा है जितने भी लोगों पर, वो सब सारे जो अन्याय से ग्रस्त लोग, जो अन्याय से पीड़ित लोग हैं, जो भी विक्टिम है वो हमारा अपना है। लेकिन जो कहें कि दूसरा वाला स्वर था, इसमें नहीं जाना है, फिर हमारी लड़ाई नहीं रही, हमको अपनी दुर्ग रखनी है। इसको बहुत तरजीह मिली, इसको बहुत जगहों से बड़ी कहें कि बैकिंग हुई। उस डिटेल में बाद में कभी कोई जाएगा जिसकी इस तरह की तैयारी होगी, लेकिन मैं अपने अनुभव से और अपने कहें कि उस इंट्यूशन से इस बात को कह रहा हूं कि साझेपन की संभावना न बने, इसको लेकर के बड़ी कोशिशें हुई, क्योंकि साझेपन की संभावना बनती अगर, लड़ाई साझी हो जाती, स्त्रीवाद, दलितवाद, दलित स्त्रीवाद और प्रगतिवाद, गांधीवाद, जो भी मुक्ति की लड़ाई में जहां तक मिल सकते हैं, जो भी कॉमन मिनिमम कहें एजेंडे हैं, जहां तक मिल सकते हैं, उससे मजबूती होती। जिन लोगों ने यह नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो, उनको इतना तो पता था कि दुनिया के मजदूर एक नहीं है, एक नहीं, तभी तो कहा जा रहा है ना कि भाई दुनिया के मजदूरों एक हो। वो ये भी जानते थे दुनिया के पूंजीपति भी, वर्चस्ववादी भी एक नहीं है, उसमें लाख सिर्फ फुटअव्वल है, उसमें लाख भिन्नताएं हैं, लेकिन शोषण के मामले में वो एक हैं, संसाधनों पर कब्जे के मामले में वो एक हैं। एक जगह का जो वर्चस्ववादी है दूसरी जगह के बच्चा समर्थन देता है,
मजबूती देता है। उस मतलब दुनिया के मजदूरों एक हो, मजदूरों ने बाद में समझा इसका महत्व, लेकिन जो मजदूरों के शोषण पर फल फूल रहे थे उन्होंने पहले इस महत्व को समझ लिया। इसलिए दुनिया के मजदूरों एक नहीं है, एक ना हो, इसमें उनकी मतलब पूरी फंडिंग हो गई कि वो मतलब एकता नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये संभव भी कर दिया। इतनी एनिमिटी, इतनी कटुता, इतनी तलखी भर दी कि उसको काटने में ही लंबा समय लगेगा। एक होते पहला, आप जानते हैं इस देश में जो पहला दल बना मजदूरों का, श्रम के कहें कि शोषण को लेकर के चिंतित लोगों का, डॉक्टर अंबेडकर का था। स्वतंत्र मजदूर दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। तो एक चीज तो थी, लेकिन उसके बाद में जब ये क्या कहते हैं कि विकास होता है, उस आंदोलन का विकास होता है, और एक मजदूरों की एकता जिसमें दोनों तरह के, तीनों तरह की, चारों, पता नहीं कितने कलर हैं मजदूरों के, सब एक होते हैं, उससे दिक्कत होती है। और अंग्रेजों की तरफ से कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर की, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मजदूर तो कोई कैटेगरी है नहीं, एससी तो एक कैटेगरी है, एसटी तो एक कैटेगरी है, मतलब सवर्ण तो एक कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी के, मुसलमान और हिंदू तो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के रूप में आइए तो आपकी आवाज सुनते हैं। मजदूर तो कोई कैटेगरी, कोई श्रेणी है नहीं। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनता है, वो टूट जाता है, स्वतंत्र मजदूर दल टूट जाता है, तोड़ा गया। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद में जो यात्रा होती है वो अलग तरह की यात्रा हो जाती है। तो अब इस साझेपन को तोड़ करके किसका भला होगा, इस बात को पहली बार दलित स्त्रियों ने समझा, जिसको वो कहें कि विचलन के रूप में चिन्हित करते हैं लिम्बाले जी, या दूसरे हिंदी में भी एक नहीं कई नाम है, मैं फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूं, कि ये विचलन उनके साथ संवाद हो रहा है। रजनी तिलक तो मार्क्सवादियों से मिलती, तो इसलिए कम विश्वास के काबिल है। उर्मिला पवार तो कहें कि स्त्रीवादियों से मिलती हैं, प्रगतिवादियों से मिलती हैं, तो इसलिए कम विश्वसनीय हैं, क्योंकि दीगर लोगों से उनका साझापन है। तो ये जो इसको लेकर के उन्होंने समझ लिया कि अलग अलग टापुओं पर रह करके हम लड़ाई लड़ेंगे, तो फिलहाल उसमें भला होना है वर्चस्ववादियों का, उनका कब्जा बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा हमको देते रहेंगे। सिस्टम नहीं बदला जाएगा। अगर सिस्टम नहीं बदला जाएगा तो ऑप्रेस्ड जो हैं उत्पीड़ित बने रहेंगे, उनकी संख्या बनी रहेगी। उन उत्पीड़ितों में जो थोड़ी सी आवाज ऊंची कर सकता है उसको सिस्टम कोऑप्ट कर लेगा, और सिस्टम पर कोई आंच नहीं आएगी। तो उन्होंने इस बात को समझा कि अगर ऐसा ये चलता रहा तो फिर हमारी आवाज का कोई मतलब नहीं होगा। एक इक्का दुक्का लोग होते रहे समायोजित, क्या मतलब है इसका। ऐसे में उन्होंने उस साझेपन को पुनर्जीवित किया, जिसको इस कटुता के विष ने मुरझा दिया था, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। और उसके बाद में फिर नए लोग आए, नए लोगों ने अपनी कहें कि जो कहें कि दलित पुरुष हैं, क्योंकि दलित स्त्रीवाद ने दलित वर्ण पुरुषों को भी गढ़ने की प्रक्रिया भी चल रही है, इतनी नजदीक है कि हम आप इसको ठीक से पहचान नहीं सकते। ये 50 साल बाद में, 100 साल बाद में जब अनुसंधान होगा तब इसको समझा जाएगा कि मैं आज जो बोल रहा हूं, मेरे बोलने में कितना योगदान था दलित स्त्रीवाद का। ये सारी बातें कहां से निकल रही। एक जो नया पुरुष गढ़ा जा रहा है,
एक चाहे वो दलित पुरुष हो जो जेंडर सेंसिटिव है, जो दलित स्त्रियों के भी कहें कि पीड़ा से वाकिफ है, उससे भी वो कहें संवेदित है, जो 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 सवर्ण पुरुष नया बन रहा है, उसको बनाने में, उसको गढ़ने में, उसके निर्माण में ये जो दलित स्त्रीवाद है वो कितनी बड़ी, कितनी ऐतिहासिक भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि नजदीक चीजें हैं बहुत ज्यादा, हम उस प्रक्रिया में शामिल हैं, इसलिए हम उसका विश्लेषण ठीक से नहीं कर पा रहे। लेकिन अंतः प्रज्ञा नाम की कोई चीज होती है, उससे इसको महसूस तो कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटित हो रहा है हमारे समाज में। हमारे ही बीच में जैसे हीरालाल राजस्थानी हैं, जैसे डॉक्टर टेकचंद हैं, जैसे कैलाश बानखेड़े हैं, जैसे कैलाश चंद्र चौहान जो अब नहीं रहे अचानक, उनकी कितने सारे लोग हैं, जैसे डॉक्टर गुलाब हैं, जो नई पीढ़ी के दलित पुरुष लेखक हैं, वो स्त्री प्रश्नों को लेकर कितने संजीदा हुए हैं। ये भी मतलब उसकी 20 साल की यात्रा है। सन 2000 से बन गया है ये कहें कि आंदोलन। 2000 से 2020 मामूली नहीं होते। इतनी तेजी से भगती हुई दुनिया में 20 साल एक आंदोलन के लिए मामूली नहीं होते। 20 सालों में ये वाली पीढ़ी आई है और लगातार, मतलब नाम लेने में तो बहुत दिक्कत है क्योंकि फिर इतनी बड़ी संख्या है, और क्योंकि उसी फील्ड में काम करता हूं तो लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है। कितनों का नाम लूंगा, नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए जो नाम लिया है उसको भी मैं मान रहा हूं कि वो भुला दीजिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि दलित स्त्रियां एक तो वो मुक्ति आंदोलनों के सभी रूपों से, कोई जेंडर के इलाके में, कोई मैं कहें कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के इलाके में, कोई आदिवासियों के इलाके में, तो कोई आर्थिक वर्गीय कहें कि शोषण के इलाके में, जहां पर जो काम कर रहे हैं, मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ उन्होंने संवाद बनाया है, एक साझेपन की तरफ वो आगे ले गई हैं। गांधीवादियों से उन्होंने संवाद किया है। तो एक तो उस साझेपन का निर्माण किया है। दूसरा कि पुरुषों को गढ़ने का, पुरुषों को नए सिरे से बनाने का जिम्मा भी उनके हाथ में चला गया है। अगर वो इसको लेकर के संजीदा रही, मैं कविताएं पढ़ रहा था रजनी रिसोदिया की या रजनी अनुरागी की। रजनी तिलक के अलावा दो ये रजनी जो हैं बहुत अपने अपने ढंग से बहुत महत्वपूर्ण। इनकी मैं कविताएं पढ़ रहा था, उसमें ये मुझे दिखाई पड़ा कि वो कभी विचार के टूल से, कभी संवेदना के टूल से, कभी प्रेम के, और कभी झिड़की के रूप में ये इस चीज को हिंदी में बहुत सारी आवाजें हैं। पूनम तोसामड़ हैं, अनीता भारती हैं, रानी मीनू की बात मैंने की ही, कम से कम 20 कहें कि ऐसी दलित रचनाकार लिख रही हैं जो अपने ढंग से इस पूरे कहें कि परिदृश्य को बदल रही हैं। उसको समझा जाना चाहिए। इनकी आवाज भविष्योन्मुखी आवाज है। अभी जल्दी में ही 2 आत्मकथाएं आई हैं। एक आत्मकथा है इनकी सुमित्रा मेहरोल की, और दूसरी कौशल पवार की। दोनों को आप उठा करके देखिए। खासतौर से सुमित्रा मेहरोल की जो आत्मकथा है वो किस तरह से, किस कहें संजीदगी से, क्योंकि वहां पर एक मुद्दा और जुड़ गया है, और वो मुद्दा आप जानते हैं, वो फिजिकली चैलेंज है। सुमित्रा मेहरोल तो दलित होना, दलित स्त्री होना, आर्थिक रूप से खराब स्थिति में होना, और उसके साथ में विकलांगता को लेकर के दिक्कत होती है। शब्द को लोग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है चलने देना चाहिए।
अगर इससे चोट पहुंचती है तो दिव्यांग होने से भी चोट पहुंचती है। वो भी कोई बहुत ऐसा शब्द नहीं है जिसमें मतलब वो कोई मरहम लगाता हो। तो बात तो उस भाव की है। तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी कहें कि सुनने वालों का, जिन्होंने इस तरह से उत्साहवर्धन किया है। तो जो टूटे पंखों से परवाज तक ये आत्मकथा आई है, छठी या सातवीं आत्मकथा है, आत्मकथाओं का, जिसकी शुरुआत हुई थी 13 अभिशाप से, दोहरा अभिशाप बैसंतरी की। तो बैसंतरी की आत्मकथा से लेकर के और टूटे पंखों के परवाज तक, टूटे पंखों से परवाज तक, ये जो पूरी कहें कि इसकी यात्रा है वो आप देखें कि ये आसान यात्रा नहीं थी, बड़ी कठिन यात्रा थी। इसको चूंकि अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो इसके बारे में कहीं से भी कोई मूल्य परक टिप्पणी करना, निर्णयात्मक टिप्पणी करना, मूल्य परक नहीं, निर्णयात्मक टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। जैसे ठीक नहीं है कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है, सब कुछ अनंतिम है, प्रोविजनल है। जो भी एनालिसिस भी हो रहा है वो प्रोविजनल एनालिसिस। इसको, इसके बारे में अनक्रिटिकल होना भी, ये कहें कि एक सावधानी रहनी चाहिए कि बेशक ये उभरते दौर में है। जब 20 साल उभरना, 20 साल में तो आंदोलन परिपक्व हो जाते हैं, तो लेकिन किसी भी क्षण अनक्रिटिकल अप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, अनालोचनात्मक प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी दिक्कतें हैं, कम दिक्कतें यहाँ नहीं हैं। यहाँ पर भी उस तरह के माइंडसेट मिल जाएंगे जो कहें कि दूसरे को ना सुनना, अपनी ही करना। तो वो एक चीज है कि मतलब डेमोक्रेटिक जो भावबोध है, जो 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 जनतांत्रिक कार्य पद्धति है, उसको अगर हम ध्यान में रखें, उसको बनाएं कसौटी, तो फिर हम इसको जान सकते हैं। इसको गौर से पढ़ने की, दलित स्त्री रचनाशीलता को गौर से पढ़ने की, इसको अप्रिशिएट करने की, इसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस की, क्रिटिकल अप्रिशिएशन की बहुत जरूरत है। मुझे मौका दिया, मैं विद्युत बैटन फेसबुक पेज को, रश्मि जी को, आप सब लोगों को, विजया सतीश जी कह रही हैं कि ये वक्तव्य ठीक लगा उनको, सार्थक है। हीरालाल जी, कितने सारे दूसरे दोस्त हमारे हैं इसमें, मैं सबके प्रति बहुत कृतज्ञ, आपने मुझे सुना। मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी रश्मि जी आ ही गई हैं। रश्मि जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी, आपने इतना बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपने दिया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए तो उभरे ही, बट हमारे श्रोता दर्शकों में ऐसे लोग होते हैं जो पहली बार साहित्य या विमर्शों को सुन रहे हैं। उनके भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि उनको कई चीजें पता चली जिससे उनकी पढ़ने लिखने की तरफ रुचि बढ़ेगी। तो मैं आपका बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ और दर्शकों से इस असुविधा की माफी चाहती हूँ कि उनको थोड़ा देर बाधा झेलनी पड़ी। लेकिन एक चीज आपने महसूस की होगी कि इस बाधा के चलते नए ढंग से, जिस ढंग से बजरंग बिहारी जी ने अपने आप को समायोजित किया, इनके वक्तव्य में प्रभाव पैदा हो गया। गहराई तो होती ही थी, पर आप तक पहुंचाने की जो इन्होंने शिद्दत से कोशिश की और जो एक नई पेस बनाई और नीचे से आवाज खींच के ये ला रहे थे, तो आपकी जो वक्तव्य का प्रभाव आज कई गुना उसने बढ़ा दिया, आपकी जो सेकंड बार एंट्री हुई है उससे। तो मुझे लगता है कि आप इसके लिए भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि बाधाओं से जो आपने एक नया प्रभाव पैदा कर लिया, और यही ताकत हमें अपने अंदर पैदा करनी भी है, क्योंकि बाधाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस चीज के लिए। और जाते जाते बस ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको एक समझदारी भरा सुझाव दिया कि आप धीरे बोलिए तो बात
चली जाएगी। ये अक्टूबर में जब मैं सुधा अरोड़ा जी से बात कर रही थी तो विदु बैटन जिसके नाम पे ये पेज है, मेरी आवाज गूंज रही थी। मुझे 1 घंटे से सब ये बताए जा रहे थे आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। बट विदु ने कहा बुआ धीरे बोलो, आराम से बोलो, थम के, नर्वस मत हो, सब सुना जाएगा। और मतलब ये जो नई निगाहें होती है ना युवाओं के पास, तो अब आज तो ये वाला सजेशन काम आ गया। और मैं जितने भी हमारे से नए जुड़े हुए युवा लोग हैं उनसे कहूंगी ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें। और हमें इस तरह के सुझावों की जरूरत भी है, क्योंकि अब मुझे आप ही लोग से सुझाव चाहिए। जहां से हम लेते थे वहां से अब मिलने का स्रोत नहीं है। आप अपने अंदर भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप लोग से भी हमें सुझाव चाहिए होंगे। आप सबका और बजरंग बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को 5 बजे हम लोग मिल रहे हैं एक काव्य गोष्ठी में, जिसमें हम सुनेंगे जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश उत्साही जी, राजेश उत्साही जी जुड़ रहे हैं और भरत प्रसाद जी हैं। और नाम में फिर आपको एक अविनाश मिश्र जी जुड़ेंगे आपके हमारे साथ। और हमारे साथ 2-3 कवि और हैं, वो आपको उस समय ही पता चलेगा। तो हम 5 बजे शाम को मिलते हैं। नमस्कार।